साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मज़ामा केम छो कसा आहेज। आप सबको जय श्री राम, जय बालाजी की, जय खाटू श्याम जी की। साथियों बेसिकली आपने देखा होगा कि झगड़े रहते हैं पति पत्नी के बीच में, झगड़े रहते हैं प्रेमी प्रेमिका के बीच में, पर वो झगड़े सामान्य होते हैं और गुस्से गुस्से में आपने कह दिया तू जाके मर जा। और अल्टीमेटली पॉसिबिलिटी है इस बात की कि आपकी पत्नी या आप, क्लियर है, विच एवर इज़ एप्लीकेबल, या आपकी प्रेमिका या प्रेमी, विच एवर इज़ एप्लीकेबल, सुसाइड तक कमिट कर लें या अपने आप को कोई क्षति पहुंचा लें। तो ऐसे सिनेरियो के अंदर जब सुसाइड कमिट हो जाता है और डेथ जो है वो नेचुरल नहीं है, डेथ जो है वो होमिसाइडल नहीं है, तो डेफिनेटली जो है पुलिस मौके पर आती है, अल्टीमेटली जो है कानूनी कार्रवाई करती है और उसको हम कहते हैं कॉमनली कॉजिंग एनी पर्सन टू कमिट सुसाइड, या किसी व्यक्ति को आत्महत्या के लिए उकसाना। और अल्टीमेटली आत्महत्या उस कॉन्सिक्वेंस में उसने जो है कमिट कर लिया। बेसिकली एक ऑफेंस है, सीरियस ऑफेंस है और आईपीसी का सेक्शन 306 इससे डील विद करता है। क्लियर है बात ये साथियों। हालांकि अभी बीएनएस आ गया है, ये ही सेक्शन बीएनएस में रखा गया है, पर जो बात आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ उसका जो कॉमन कंसर्न है वो है अबैटमेंट टू कमिट सुसाइड। क्लियर है साथियों। बेसिकली क्या होता है ऐसे मामलों में कि कंसेंट जो मृतक है उसने फांसी लगा ली या उसने पॉइजन जो है कंज्यूम कर लिया, पर उसने कुल मिला के अपनी लाइफ को जो है एंड कर लिया और उसका एक ही जो है कारण है वो है आपके द्वारा कहे गए ऐसे शब्द जिसने उसके पास मरने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा। इसके अलावा कई बार ये भी रहता है कि मारपीट हो जाती है। मान लीजिए कि आप जो है किसी से पैसे मांगते हैं, वो जो है पैसे दे नहीं रहा है, मीन्स अपने उधार दे रखे हैं, वो पैसे दे नहीं रहा है, पैसों को लौटा नहीं रहा है, आप गुंडा लगे पहुंच गए, ये सीन बनाया रहता है एफआईआर में, और आपने मारपीट कर ली, वो डिप्रेशन में आ गया, वो घर गया और डर के मारे जो है पॉइजन पे लिया, अल्टीमेटली मर गया, तो भी केस बनता है अबैटमेंट टू कमिट सुसाइड का। तो कई केसेस बनते हैं, उनके अलग अलग वैरायटीज़ हैं, बट कॉमन जो कॉज है, जो कॉमन प्रॉब्लम है वो जुड़ी हुई है अबैटमेंट टू कमिट सुसाइड से। बेसिकली इसके लिए एक ही फंडामेंटल है जो हमें ध्यान में रखना है कि डेथ मस्ट नॉट बी नेचुरल, डेथ मस्ट नॉट बी होमोसाइडल, डेथ मस्ट बी सुसाइडल। मीन्स उसने खुद ही अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया और जिसके प्रमुख कारण आप हैं। क्लियर है एज अबैटर। साथियों बेसिकली एक मामला जो है रिसेंटली सामने आया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के। मामला है पटेल बाबू भाई बनाम स्टेट ऑफ गुजरात के नाम से। इसका साइटेशन है 2025 INSC पेज नंबर 322। इसमें जो आरोपी गण थे ये कन्वर्ट हो गए सेक्शन 306 आईपीसी में। ये हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट तक हार गए, मामला जो है सुप्रीम कोर्ट तक गया। इन्होंने कुछ ऐसे बिंदु रखे जो बहुत काम के हैं डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम भी इस तरह की प्रॉब्लम में फंस गए तो हमें करना क्या है, समाधान क्या है, उसमें ये जजमेंट जो है हमें काफ़ी अच्छी गाइडलाइंस जो है प्रोवाइड करता है। क्लियर है। अब स्टेप बाय स्टेप जो है बात को समझते हुए चलिए, नोट डाउन करते हुए चलिए। साथियों इस मामले में जो है एक रिपोर्ट लॉन्च होती है एक महिला के द्वारा कि उसके पति ने जो है आत्महत्या कर ली और उसकी आत्महत्या के लिए कुछ लोग जो है जिम्मेदार हैं। उसने क्या बताया कि उसके पति जो है परेशान चल रहे थे और उनकी परेशानियों को वो ऑब्जर्व भी कर रही थी। उन्होंने पैसे जो है लोगों से उधार लेना शुरू करे, अल्टीमेटली मार्केट से कर्जदार भी हो गए थे। और जिसका प्रमुख कारण ये था कि उनकी कोई कलीग थी, उसने उनको ट्रैप कर लिया और उसके साथ जो है संबंध बनाए और उन संबंधों की वीडियो रिकॉर्डिंग कर ली और उसको दिखाकर ब्लैकमेलिंग शुरू किया और पैसों की मांग जो है शुरू करी, जिसको हम कॉमनली कहते हैं एक्सटॉर्शन। और वो इस बात को सह नहीं पाए, अल्टीमेटली उन्होंने सुसाइड जो है कमिट कर लिया और उन्होंने जो है पॉइजन पीकर अपनी लाइफ को जो है ख़त्म कर लिया। ये कॉमन रिपोर्ट है और ऐसी रिपोर्ट अमूमन जो है आपको इन केसेस में देखने को मिलेगी। कई जगह क्या होता है कि फांसी का फंदा लगा लिया, कई जगह क्या होता है कि भाई पॉइजन कंज्यूम कर लिया, कई जगह क्या होगा भाई कुएं में कूद गए। ठीक है जी। कई बार क्या होता है कि किसी ने मारपीट करी, वो बंदा घबरा गया और घर पर आ गया और अल्टीमेटली उसने पॉइजन कंज्यूम करा और मर गया। क्लियर है। तो कई तरह के मोड्स हैं, बट पॉइंट ये है कि क्या डेथ जो है वो सुसाइडल है, ये पॉइंट कंफर्म करना है। और डेथ जो है इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ अबैटमेंट है टू कमिट सुसाइड। अगर ऐसा नहीं है तो किसी भी रूप में चार्ज जो है स्टैंड नहीं करेगा। तो यहाँ पर मोटिव क्या था क्राइम का कि जो कंसेंट महिला है उसने पहले बनाया अवैध संबंध, उसकी जो है रिकॉर्डिंग कर ली, उस रिकॉर्डिंग लाइट में एक्सटॉर्ट किया। जब उसकी मांगें जो है पूरी नहीं हो पाई तो उसे धमकाया कि भाई मैं आपको बदनाम कर दूंगी। तो उसने मरने के अलावा जो है कोई भी ऑप्शन नहीं छोड़ा, अल्टीमेटली मेरे पति ने सुसाइड कर लिया। और ये मैटर जो है रिपोर्ट हुआ पुलिस को और पुलिस ने इस मामले में सेक्शन 306 आईपीसी में एफआईआर काटी। फिर ये बंदे चार्जशीट हुए और अल्टीमेटली ये कन्वर्ट हुए और हाईकोर्ट तक ये बंदे हार गए।
तो कुल मिला के मोटिव ऑफ क्राइम क्या है? सेक्स वीडियो के जरिए या उनके मार्फत किसी व्यक्तियों को पैसे के लिए ब्लैकमेल करना, और जब ब्लैकमेलिंग की हद पार हो गई और वो बंदा जो है पैसे नहीं दे पाया तो उसको डराया गया कि आपको जो है बदनाम कर देंगे, इन वीडियो को हम लीक कर देंगे, तो उसके पास मरने के अलावा कोई भी जो है रास्ता नहीं बचा। तो इसको हम कहते हैं मोटिव ऑफ द क्राइम। आप जब भी इस तरह की केस स्टडी करते हैं तो मोटिव ऑफ क्राइम को आप भूल जाते हैं, इस पर आप विशेषता जोर रखिए। डिफेंस ने इस पॉइंट पे बहुत हिट करा, क्योंकि मोटिव ऑफ क्राइम में दो चीज़ें थी। पहली बात तो सेक्स का होना, दूसरी बात वीडियो क्लिप का बनना, तीसरी बात मनी पार्ट पे होना। पर ये तीनों ही पॉइंट्स या दोनों ही पॉइंट्स जो भी एप्लीकेबल हो आपके एंगल से, ये प्रोसिक्यूशन जो है प्रूव नहीं कर पाया, क्योंकि कोई भी सेक्स हुआ हो इसके अलामत फाइल पे नहीं थे, कोई वीडियो क्लिप बनी हो, ऐसे कोई वीडियो क्लिप जो है रिकवर नहीं हुई है, कोई पैसों का समय भर रहा हो, विक्टिम और कंसर्ट आरोपीगण के मध्य ऐसा भी कोई ट्रांजैक्शन पुलिस रिकॉर्ड पे नहीं ला पाई। तो मियर सरमाइसिस या मियर कंजेक्टर पे या मियर संदेह पे कोई मामला जो है आपराधिक नेचर का नहीं चल सकता, ये बेसिक लॉ है। तो इस पॉइंट पे अपने को जोड़ देना है। दूसरी बात है इंटेंशन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है ऐसे मामलों में, कि आपने इंटेंशनली जो है इसको अवॉइड किया। मियर वर्ड्स, मियर कह देना अपने आप में जो है पर्याप्त नहीं है। ऐसी इंटेंशन होनी चाहिए कि कंसर्न जो व्यक्ति है, जो मृतक हो जाएगा, वो आपके कहे गए शब्दों पर अमल करे, आपकी बात पे जो है अमल करे, और उसके पास मरने के अलावा कोई भी ऑप्शन ना रहे। तो इंटेंशन जो है इन्फर होगी। इंटेंशन जो है इंडिकेटिव होती है फ्रॉम द एक्ट ऑफ द कंसर्न्ड अक्यूज। इसके लिए एविडेंस जो है वो आई एविडेंस भी हो सकती है, एविडेंस जो है वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस भी होनी चाहिए। बट पॉइंट ये है कि डेथ जो है, जो कि सुसाइडल डेथ है, और जो आपने वर्ड्स कहे या जो आपने इंस्टिगेशन दिया, उसके बीच प्रोक्सीमेट संबंध होना चाहिए, डिले नहीं होना चाहिए। कई बार ये होता है कि आपने कहा किसी व्यक्ति को 1 फरवरी को कि मैं तुझे जान से मार दूंगा, क्लियर है, या तू जाके मर जा, एग्जाम्पल है, तो अल्टीमेटली सुसाइड जो है उससे कमिट कर लिया अगले महीने के अंदर। तो यहाँ पर डेथ में और कहे गए वर्ड्स में कोई भी प्रॉक्सिमिटी नहीं है, तो वहाँ पर केस जो है लूज़ करता है प्रोसिक्यूशन। तो इस तरह के केसेस में सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इंटेंशन क्या है, उस पर हमें जोर देना है कि आपका ऐसा इंटेंट था कि आपने उसको इस तरह से कहा, इस तरह से मजबूर किया कि वो सुसाइड कमिट कर ले, तब जाके मामला बनेगा। और इंटेंशन को प्रूव करने में जो प्रोसिक्यूशन है उसको पसीना रहते हैं, इतना ईजी नहीं है इंटेंशन को प्रूव करना इस तरह के मामलों में, क्योंकि आई एविडेंस होती नहीं है। अमूमन क्या सुसाइडल नोट मिलता है, उसके बेसिस पे ये इंटेंशन निकाल लेते हैं, जबकि सुसाइड नोट इटसेल्फ कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है सुसाइडल डेथ में कि आप गिल्ट हैं। इंटेंशन को इन्फर करने के लिए जो कॉन्टिन्यूस एविडेंस है, जो कॉन्टिन्यूस इंटरेक्शन है, या कॉन्टिन्यूस आपका जो ट्रांजेक्शंस है कि भाई आपने लगातार उसको कहा, लगातार परेशान किया, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा, सिर्फ एक इंस्टेंस पर जो है केस नहीं बनेगा। ऐसे एक्ट कॉन्टिन्यूस और लगातार होने चाहिए जिसके आधार पर इंटेंशन को इन्फर कर सकें। सिंगल इंस्टेंस पे या आइसोलेटेड इंस्टेंस पे हम कोई भी कंक्लूजन जो है ड्रॉ नहीं कर सकते। तो इंटेंशन इज मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दिस केसेस। तीसरी बात यह कि डिले कितना हुआ है मैटर को रिपोर्ट करने में। अगर डिले है और डिले काफ़ी है तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि डिले अगर है और डिले अगर अनएक्सप्लेन्ड है बाय द प्रोसिक्यूशन देन इट इज़ फैटल। आप हमेशा देखिएगा एफआईआर में कॉलम होता है, खासकर बात करूंगा मैं कॉलम नंबर 8 की, वहाँ ये लिखा होता है कि देरी का कारण। अमूमन जो है पुलिस इस पर काम नहीं करती है, कई लिखते हैं नॉट एप्लीकेबल, कुछ लिखते देरी नहीं हुई है, कुछ लिखते हैं कि देरी हुई है बट एक्सप्लेन्ड है। बट सिर्फ कह देने मात्र से एक्सप्लेन्ड नहीं होगी देरी को स्पष्ट करने के लिए आपको मिनट टू मिनट और जो पूर्ण देरी हुई है उसका पूर्ण स्पष्टीकरण जो है पत्रावली में रखना पड़ेगा। अगर देरी 1 घंटे की भी है तो ये फैटल है, और अगर देरी 20 घंटे की भी है पर पूरी एक्सप्लेन्ड है तो ये फैटल नहीं है। तो इसलिए बार बार मैं जोर दे रहा हूँ कि रिपोर्ट करने में देरी कितनी हुई है, इस पर अपने को विशेषता जोर देना है, और ये देरी को एक्सप्लेन किया गया है या नहीं किया गया है, इस पर आप जिरे कीजिए, इस पर आप प्रश्न पूछिए, ये आपका अधिकार है। चौथी बात यह है कि सुसाइड नोट अगर रिकवर हुआ भी है तो वो कब रिकवर हुआ। कई बार ऐसा होता है लाश मिल गई, उसकी बॉडी से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला, उसका पंचनामा हो गया, सुसाइड नोट नहीं मिला, अचानक से 20 दिन बाद 22 दिन बाद ये सुसाइड नोट जो है मिल जाता है। तो बेसिकली बात यह है कि सुसाइड नोट मिला कहाँ से, इसका सोर्स क्या है, किसको मिला, कब मिला, कहाँ मिला, कैसे मिला, ये विचारने बिंदु है। अगर डिले है इस तरह की स्थितियों के अंदर भी तो वहाँ भी सुसाइड नोट जो है सस्पेक्ट हो सकता है। हालांकि ये लोग क्या करते हैं कि सुसाइड नोट को जांच के लिए भेज देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एडमिटेड राइटिंग ऑफ द कंसर्न डिकीज्ड, बट बेसिकली जब तक स्पेसिमेंस नहीं है वहाँ पर जांच जो है पूर्ण नहीं होती है। एडमिटेड राइटिंग कहाँ से ली, कब ली, कैसे ली, किसने ली, ये सब विचारने बिंदु है। और कई बार ऐसा भी होता है कि एफएसएल हो गई है, उसमें ये भी मालूम पड़ गया कि भाई किसी व्यक्ति विशेष ने लिखा जो मृतक है, बट पॉइंट ये जब तक एफएसएल एक्सपर्ट एग्जामिन नहीं होगा तब तक किसी भी रूप में उस कंसर्न एफएसएल को कंसर्न आरोपी के विरुद्ध नहीं पढ़ा जा सकता। और इस फैसले के अंदर भी
ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पे जोर दिया। इवन सुप्रीम कोर्ट ने रिलाई किया ऑन जजमेंट ऑफ केशव दत्ता बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा पे, जजमेंट है वर्ष 2010 का, जिसमें ये साफ साफ है कि जब तक हैंड राइटिंग एक्सपर्ट एग्जामिन नहीं होगा उसके द्वारा बताए गए ऑब्जर्वेशन और जो एक्सपर्ट ओपिनियन है उसको अक्यूज के विरुद्ध नहीं पढ़ सकते जब तक कि वो विटनेस बॉक्स में ना आ जाए और कंसर्न अक्यूज को उससे जेरा करने का मौका ना मिले। चौथी बात इसमें ये रहती है कि जो सुसाइड कमिट हुआ है उसका नेचर क्या है और किस तरह से सुसाइड जो है कमिट हुआ है। मीन्स क्या वो परिणाम था किसी के द्वारा की कॉन्स्पिरेसी का, क्या वो परिणाम था इंस्टिगेशन का, क्या वो परिणाम था एडिंग का, क्योंकि 3 तरह से जो है अबेटमेंट हो सकता है, इंस्टिगेशन से, एडिंग से और कॉन्स्पिरेसी से। तो बेसिकली किस मोड के तहत जो है इस ऑपरेशंस को अंजाम दिया गया ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। सिंगल शॉट केस है कि भाई कोई इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ आप ही और आपने ही इंस्टिगेट किया, तो ऐसे सिनेरियो में ये शो करना बहुत ज़रूरी है कि जो हमारा इंस्टिगेशन है वो इतना डोमिनेंट था कि उसने मरने के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं छोड़ा। दूसरी बात है कि जिस पॉइंट पे इंस्टिगेशन दिया गया और जिस पॉइंट पे डेथ हुई दे मस्ट बी अप्रॉक्सीमेट, उसमें डिले नहीं होना चाहिए। अगर डिले है तो वहाँ पर डेफिनेट फ़ायदा मिल जाएगा अक्यूज को। ये बात मैं नहीं कहता हूँ, ये जजमेंट्स कहते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के कुछ महत्वपूर्ण जजमेंट है। रमेश कुमार बनाम स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, जजमेंट है वर्ष 2001 का। चित्रेश कुमार बनाम स्टेट ऑफ एनसीटी, जजमेंट है वर्ष 2009 का। राजेश बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा, जजमेंट है वर्ष 2020 का। और रिसेंट जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो साइटेड हुआ है एज 2024 INSC सुप्रीम कोर्ट पेज 244, जिसमें ये स्पष्ट किया गया कि जो भी आपका इंस्टिगेशन है और जो भी डेथ है विक्टिम का या डिकीस्ट का, इट मस्ट बी प्रॉक्सिमेट एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इस तरह से इंस्टिगेशन हो कि उसके पास मरने के अलावा कोई भी ऑप्शन ना रहे। अगर ऐसा है देन स्थितियाँ जो है अलग होंगी, अगर ऐसा नहीं है तो वहाँ पर डेफिनेटली जो है हम फ़ायदा लेंगे इस तरह की खामियों का। तो साथियों मैंने जो बताया आपको डिले इन FIR इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इंक्वेस्ट जब भी होगा ऐसे मामलों में तो वो इंक्वेस्ट कब हुआ है, इंक्वेस्ट के दौरान क्या क्या रिकवरीज है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर इंक्वेस्ट में कोई सुसाइड नोट जो है बरामद नहीं है और सडनली ग्राफ्ट होता है देन इट इज़ ऑल्सो प्लस पॉइंट फॉर अस। इसके अलावा जो स्टेटमेंट फाइल के ऊपर है उसमें क्या इनकन्सिस्टेंसी है, कई बार ऐसा होता है कि पुलिस जो बयान ले रही है उसमें या तो बयान होते हैं हूबहू, जिसको हम कहते हैं कट कॉपी पेस्ट, इस तरह के बयानों को हम कहते हैं साइक्लोस्टाइल इन्वेस्टिगेटिव स्टेटमेंट। तो इस तरह के बयानों को ऑनरेबल बॉम्बे हाईकोर्ट में डिस्कार्ड करता है। जजमेंट है एक्स बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, दिनांक है 10/1/2025। तो जहाँ भी इनकन्सिस्टेंसी है, बयान जो है मिसमैच हो रहे हैं इवन एट द स्टेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन, देन वी कुड हैव द बेनिफिट। और अगर बाद में मिसमैच हो रहे हैं उसमें आ रहा है विरोधाभास, कोई क्या बात कर रहा है कोई क्या बात कर रहा है, कितने आई एविडेंस है कितने हेयर से एविडेंस है, इन सबको भी देखना होता है। तो वहाँ पर हमें जिरह करनी होती है एज पर सेक्शन 145 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। तो इस प्रोटोकॉल को जो है ध्यान में रखिएगा साथियों। इसके अलावा जो सोर्स है जिस पर सारा का सारा केस जो है टिका हुआ है, सोर्स मीन्स उसका मोटिव क्या है, तो उस मोटिव को स्टैंड करने के लिए क्या क्या एविडेंस जो है फाइल पर है। जैसे इस केस में कहा गया कि भाई पैसों की मांग की गई, पैसे दिए भी गए और कई बार ऐसा भी हुआ कि ज्वेलरी जो है बेचनी पड़ी, इनको ज्वेलरी भी जो है देनी पड़ी। तो ऐसे स्थिति में जो बात कह रहा है प्रोसिक्यूशन उसके समर्थन में साक्ष्य क्या है। अगर साक्ष्य नहीं है, केवल बाल्ड एलिगेशन है, तो ऐसे एलिगेशन की कोई वैल्यू नहीं रखती है। और इस संबंध में आप जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कहकशा बनाम स्टेट ऑफ बिहार उसको पढ़ सकते हैं। जजमेंट है 8 फरवरी 2022 का, इंपॉर्टेंट जजमेंट है इस पॉइंट के ऊपर साथियों। इसके अलावा अगर फंदे पर लटक के जो है आत्महत्या करी है तो ऐसे सिनेरियो में डॉक्टर की ओपिनियन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, PMR रिपोर्ट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर दम घुटने से जो है मौत हुई है तो कहीं ये तो नहीं कि भाई किसी ने मार के जो है इसको लटका दिया और अल्टीमेटली नाम जो है हमारा लगा दिया हो, तो आपको ये अश्योर करना पड़ेगा कि डेथ जो है सुसाइडल है, होमोसाइडल नहीं है। अगर डेथ होमोसाइडल है देन वी कुड हैव द बेनिफिट। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर पॉइजन कंज्यूम किया है, पॉइजन की शीशी रिकवर नहीं है, या जो एलिस्ट वॉमिटिंग हुई है वो तक जो है सैम्पलिंग नहीं हुई या वो जांच के लिए नहीं गई, देन वी कुड हैव द बेनिफिट। तो हर एक पॉइंट पे जो है हमें काम करना होगा। इसके अलावा अगर FSL हुआ है सुसाइडल नोट का और वो कंसर्न FSL एक्सपर्ट जो है एग्जामिन नहीं हुआ है, देन वी कैन हैव द बेनिफिट। इसके अलावा सर्कमस्टेंसेस जो रिकॉर्ड पर है वो कितने कंसिस्टेंट हैं, जो भी एविडेंस फाइल पे आ रहे हैं उनके बयान कब रिकॉर्ड हो रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि कुछ एविडेंस के बयान जो है वो 6 महीने बाद 2 महीने बाद तक भी रिकॉर्ड किए रहते हैं। ऐसे स्टेटमेंट जो है इलीगल हैं। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जिसका साइटेशन है 2016 क्रिमिनल लॉ रिपोर्टर सुप्रीम कोर्ट पेज 1131, उससे हिट हो जाते हैं कि अगर आई विटनेस है, उनको इस तथ्य के बारे में जानकारी थी तो उनको इमीडिएटली जो है कम फॉरवर्ड होना चाहिए था और उनके बयान जो है इमीडिएटली रिकॉर्ड होने चाहिए थे। अगर वो नहीं हो रहे तो यहाँ पर जो है डाउट क्रिएट होता है। तो पॉइंट बहुत सारे हैं पर कौन से पॉइंट हमारे केस में लगेंगे ये डिपेंड करता है केस के रिव्यू के ऊपर। तो इसलिए बेहतर ये है कि जब भी इस तरह के मामले हों घबराने की बजाय
आप सबसे पहले एफआईआर को पढ़ें। दूसरी बात, एफआईआर में आपका रोल क्या रहा उसको पढ़ें। तीसरी बात, मोटिव क्या है। चौथी बात, रिकवरीज क्या क्या है। पांचवी बात, मोड ऑफ डेथ क्या है। छठी बात क्या है कि सुसाइडल नोट की स्थिति उसमें दिख रही है या नहीं दिख रही है। सातवीं बात कि जब भी पुलिस बुलाए अकेले आपको नहीं जाना है, सबसे पहले केस को स्टडी कर लो पूरा। उसके अलावा केस का जो है आपको एक ज्ञापन रेडी करना पड़ेगा कि भाई मेरा डिफेंस ये है, मुझे ये कहना है। और आप कोशिश ये कीजिए इस तरह के मामलों के अंदर कि क्वेश्चन में जाइए। क्लियर है। अगर आपको ये देता कि भाई आपका फॉल्ट नहीं है, आपकी गलती नहीं है, केवल मियर हॉट टॉक था, और यहाँ पर काफ़ी ऐसे क्लिंचेस हैं जिसके आधार पर आप अपना बोनाफाइड स्टैंड कर सकते हैं, डिफेंस को जो है आप स्टैंड कर सकते हैं। तो जहाँ भी खामियां दिखें उसका आप फ़ायदा ले सकते हैं। राइट टू डिफेंड योर सेल्फ, इट इज़ योर राइट। और अगर डिफेंड ही नहीं करा तो फिर मतलब ही क्या रहेगा। क्योंकि इन मामलों में पुलिस की सारी जो स्थितियाँ हैं ना, वो यही निकल के आते हैं कि भाई अरेस्ट करो आरोपी को। अगर अरेस्ट नहीं करा तो लोग जो है थाने पर आएंगे, थाने पर घेराव करेंगे, या कई बार ऐसा होता है कि भाई जो अधिकारी है उसको भला बुरा तक भी लोग कह रहते हैं, विक्टिम पक्ष के लोग तो घबराते हैं आईओबी कि भाई अरेस्ट करो, अपनी जान छूटे, फिर कोर्ट जाना, कोर्ट का काम जाना है। एक बात मैं कह दूं कि लिबर्टी ऑफ ए पर्सन इज द हाईएस्ट थिंग ऑन दिस अर्थ। सिद्धार्थ बनाम स्टेट ऑफ यूपी के जजमेंट में जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम किसी की लिबर्टी को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, तो ये पुलिस वाले करते क्यों हैं कॉम्प्रोमाइज़? भाई अरेस्ट क्यों करना है आपको? भाई क्या मैं टेम्पर कर रहा हूँ एविडेंस को? क्या मैं भाग रहा हूँ? क्या मैं कोई ऐसी स्थिति को पैदा कर रहा हूँ जिससे जो कंसर्न व्यक्ति है वो साक्ष्य देने जो है आपके पास में नहीं आएगा या कोर्ट में नहीं जाएगा? जब ऐसे अलामत ही नहीं है तो सिर्फ सेटिस्फेक्शन के लिए अरेस्ट क्यों? तो इसलिए बार बार मैं आपको कह रहा हूँ, बार बार मैं जोर दे रहा हूँ कि अगर वो गलत रूप से गिरफ्तार कर रहे हैं, वो कॉर्सिव स्टेप ले रहे हैं, आपको धमका रहे हैं, कन्फेशन के लिए मजबूर कर रहे हैं, तो ऐसा ना करें। एफआईआर को पूरा पढ़ें, अपना पूरा का पूरा सबमिशंस दें, जल्दबाजी ना करें। और अगर आपको लग रहा है कि ये लोग गिरफ्तार कर लेंगे तो आप एंटिसिपेटरी मूव कर सकते हैं। पॉइंट्स वही हैं कि मेरा कोई रोल नहीं है, मियर हॉट टॉक थे, कोई प्रॉक्सिमिटी नहीं है, इसके अलावा मैंने कभी उसको अबेट नहीं करा है, इसके अलावा मैंने उसको इंस्टिगेट नहीं करा है। और जो प्रोटोकॉल फाइल पे दिख रहे हैं आपको अपेरेंटली एफआईआर के हिसाब से, इट मे बी अ कॉज कि एफआईआर में जो है डिले, इट मे बी अ कॉज कि मोटिव जो है स्टैंड नहीं कर रहा है, इट मे बी अ कॉज कि कोई रिकवरीज नहीं है टू सपोर्ट द मोटिव, देयर इज नो कॉरोबोरेशन, नो कंसिस्टेंसी। तो वो स्थितियाँ फाइल पे दिख सकती हैं अपने को एफआईआर में अपेरेंटली। हालांकि एफआईआर इंसाइक्लोपीडिया नहीं है, बट उन पॉइंट्स पर भी हम एंटिसिपेटरी पे या क्वेश्चनिंग में जो है जा सकते हैं टू गेट द इंसेप्टिव रेमेडीज कि हमारे खिलाफ जो है कॉर्सिव एक्शन ना हो। और जब ट्रायल चलेगा या डिस्चार्ज की बात आएगी तब भी हम इस पॉइंट पर लड़ेंगे। तो कुल मिला के पॉइंट हैं, हर स्टेज पर अलग अलग पॉइंट काम करेंगे। अगर हम जा रहे हैं बेल में तो वहाँ अलग पॉइंट काम करेंगे, हम जा रहे हैं क्वेश्चनिंग में तो वहाँ अलग पॉइंट काम करेंगे, हम जा रहे हैं ट्रायल में तो वहाँ अलग पॉइंट काम करेंगे, हम जा रहे हैं चार्ज पे तो वहाँ अलग पॉइंट काम करेंगे। बट कॉमन पॉइंट्स पे ही हमको चलना पड़ेगा, हर एक पॉइंट पर हमको जोर देना पड़ेगा। जिस तरह का डॉक्यूमेंट मटेरियल अवेलेबल होगा उसके हिसाब से पॉइंट को जो है तैयार करना पड़ेगा। तो कुल मिला के आप समय समय पर केस को रिव्यू करते रहिए, ये बार बार मैं कहता रहा हूँ। और रिव्यू के अंदर ही मालूम पड़ता है कि हम कितने पानी में, कितना हम आगे निकल पाएंगे। उसके हिसाब से तैयारी करो और प्रोसीड करो। नो नीड टू वरी, बट वी हैव टू बी अलर्ट एंड वी हैव टू बी वेरी मच केयरफुल। तो इस केस में जो भी स्थितियाँ थी उसको देखते हुए कोर्ट ने जो है आरोपी को बरी कर दिया, क्योंकि इस केस में ना मोटिव प्रूफ है, ना प्रॉपर एविडेंस रिकवर्ड है, ना इंटेंशन कोई इन्फर कर पाए, ना प्रॉपर कॉरोबोरेटिव एविडेंस है, एविडेंस जो है इनकन्सिस्टेंस है, एविडेंस जो है ब्रेकेज हो रही है। इसके अलावा जो केस था कि इंस्टिगेट किया तो जो डेथ हुई है उसमें प्रॉपर प्रॉक्सिमिटी नहीं है। इसके अलावा ऐसा कोई एविडेंस फाइल पे नहीं है कि आरोपी ने ऐसा कृत्य किया हो या ऐसा कोई स्टेटमेंट दिया हो जिस कारण से आहत हुआ हो। उसके पास मरने के अलावा कोई भी ऑप्शन जो है नहीं बचा हो। इसके अलावा इंक्वेस्ट में सुसाइड नोट का ना मिलना, बाद में मिलना, और जो पॉइजन कंज्यूम किया उसकी जो कंसर्न बॉटल है उसका ना मिलना, जो वॉमिटिंग किया उसके सैम्पलिंग ना होना, इसके अलावा जो एफएसएल एक्सपर्ट है उसका एग्जामिन ना होना, ये कोर्ट ने माने फैटल पॉइंट आरोपी के पक्ष में। तो आपके केस में अगर ऐसा पॉइंट है तो आप निकालिए, मेहनत कीजिए ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो और हम इजीली अपने राइट्स को जो है सिक्योर कर सकें। तो जल्दी मिलते हैं अपन एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।